नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंजलि यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे एक बहुत ही रोचक तथ्यों के बारे में, यानी जो पिछली कक्षा में हमने सेल यानी कोशिका के बारे में पढ़ा, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कोशिका के विभिन्न प्रकारों के बारे में। तो क्या आप पहले से जानते हैं कि कोशिका के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, और वह जो कोशिका के प्रकार है उन्हें किस आधार पर बांटा गया है? यानी जब हम कोशिका को अलग अलग वर्गों में विभाजित करेंगे तो उनका एक आधार तो रखना होगा ना, कि कौन से बेसिस पर हम उसे विभाजित कर रहे हैं। तो आज की कक्षा इसी की होगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हमारी क्लासेस आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे कोशिका के विभिन्न प्रकारों के बारे में। लेकिन पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा ये कोशिका सिद्धांत के बारे में, जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत था जिसे रुडोल्फ विर्चो ने प्रतिपादित किया, तो रुडोल्फ विर्चो का एक कथन था वो छूट गया है। वो अभी सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, वो आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। तो रुडोल्फ विर्चो थे, रुडोल्फ विर्चो ने अपने कोशिका विभाजन के सिद्धांत को सिद्धांत या फिर इसे हम प्रक्रिया लिख सकते हैं, प्रक्रिया ज्यादा बेटर है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को एक नाम दिया था, और वह नाम क्या था? वह नाम था ओमनी सेलुला ई सेलुला नाम दिया। इसे हम हिंदी में भी इसी प्रकार लिखेंगे, ओमनी सेलुला ई सेलुला। कल की क्लास में ये बातें छूट गई थी, तो हमने सोचा क्यों ना इसे आज ऐड कर दें, क्योंकि यह जो सवाल है 2-3 एग्जाम्स में आ चुके हैं कि जो रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया बताई, कि जो कोशिका विभाजन है एक मातृ कोशिका से अलग अलग संतति कोशिका का निर्माण होता है, उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को रुडोल्फ विर्चो ने नाम दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब आगे हम बात करेंगे कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका के प्रकार के बारे में बात करेंगे। कोशिका के प्रकार जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ सेल। आज हम जानेंगे कोशिका के विभिन्न प्रकारों के बारे में, और यह जो हमारी कोशिका है इसके प्रकारों को
हम दो आधार पर बांट सकते हैं। कोशिका को अन्य प्रकारों में हम दो आधार पर बांट सकते हैं। पहला आधार है संगठन के आधार पर। पहला है संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर यानी ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। और दूसरा है केंद्रक के विकास के आधार पर। दूसरा है केंद्रक के विकास के आधार पर। विकास के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस। और सबसे पहले जब हम बात करेंगे संगठन के आधार पर, तो इस संगठन के आधार पर हम कोशिका को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। इस संगठन की बात की जाए तो संगठन के आधार पर भी हम कोशिका को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। दो वर्गों में विभाजित करते हैं, जिसमें से पहला है हमारा प्रोकैरियोटिक। संगठन के आधार पर प्रोकैरियोटिक नहीं होगा। संगठन के आधार पर पहला हो जाएगा एक कोशिकीय जीव, और दूसरा हो जाएगा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय को हम यूनिसेलुलर कहते हैं, कहेंगे, और बहुकोशिकीय को मल्टीसेलुलर कहेंगे। अब अगर बात की जाए केंद्रक के विकास के आधार पर, अगर हम बात करें इस केंद्रक के विकास के आधार पर, तो केंद्रक के विकास के आधार पर भी कोशिकाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसके आधार पर भी कोशिकाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। और यह जो केंद्रक के विकास के आधार पर विभाजित जब करेंगे, तो इसमें हमारा पहला होगा प्रोकैरियोटिक। इसे हम इंग्लिश में भी प्रोकैरियोटिक ही लिखते हैं, प्रोकैरियोटिक। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। दूसरा है हमारा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को भी इंग्लिश में ऐसे ही लिखते हैं, यूकैरियोटिक। अब हम सबसे पहले बात करेंगे संगठन के आधार पर कोशिकाओं का विभाजन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं संगठन के आधार पर कोशिकाओं का विभाजन। कोशिकाओं का विभाजन।
और जब हम संगठन के आधार पर कोशिकाओं को विभाजित करेंगे तो इनमें से पहला नाम हमारा आएगा एक कोशिकीय। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। तो अब हम बात करेंगे कि यह जो एक कोशिकीय जीव है यह क्या होते हैं। एक कोशिकीय जीव, तो अगर बात की जाए एक कोशिकीय जीव की, तो इसके अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जिनका शरीर एक कोशिकाओं से बना हो। वैसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से निर्मित हो। ऐसे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से निर्मित हो उसे हम यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जीवाणु का नाम, जीवाणु। दूसरा हम लिख सकते हैं नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। तीसरा नाम हम लिख सकते हैं ईस्ट इत्यादि कर लेते हैं। अब अगर दूसरे की बात की जाए तो हमारा दूसरा जो संगठन के आधार पर विभाजन है उसमें दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। अब अगर हम बहुकोशिकीय की बात करें तो बहुकोशिकीय जीवों में वैसे जीव आते हैं, वैसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक या इसे कह सकते हैं बहुत सारी कोशिकाओं से, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो, मिलकर बना हो। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, बहुकोशिकीय जीवों के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो इसमें हम सभी पेड़ पौधों को ले लेंगे। पेड़ पौधे जिसे हम पादप जगत कहते हैं, पादप। और जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु, वे सभी आ जाएंगे बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत। इसके अलावा हमारा कवक हो गया, शैवाल हो गया, इसे। अब हम बात करेंगे केंद्रक के विकास के आधार पर कोशिकाओं का विभाजन के बारे में। अब बात करेंगे केंद्रक के विकास के आधार पर
आधार पर कोशिकाओं का विभाजन। यहाँ विभाजन के बदले हम प्रकार कर लेते हैं, कोशिकाओं के प्रकार। के प्रकार। तो इसमें हम पहला लिखेंगे प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक जिसे हम इंग्लिश में भी प्रोकैरियोटिक ही लिखते हैं, प्रोकैरियोटिक। अब यह जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, इनके नाम के अंतर्गत ही इनका अर्थ छुपा हुआ है। यह जो प्रोकैरियोटिक शब्द है, इसे हम अगर विभाजित करें तो यह बना हुआ है प्रो और कैरियोटिक से। प्रो तथा कैरियोटिक से बना हुआ है। और जब हम इस प्रो का मीनिंग जानना चाहें तो सबसे पहले हम कैरियोटिक का मीनिंग जानेंगे। तो कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और अगर हम प्रो का बात करें तो प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक। प्रारंभिक यानी जब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक की तो इसके नाम से भी स्पष्ट है कि ऐसा जीव जिसका केंद्रक या प्रारंभिक स्टेज में हो, या फिर कह सकते हैं कि एकदम नगण्य हो। उसमें हो सकता है कि ये केंद्रक उपस्थित ही ना हो, उसे ही हम प्रोकैरियोटिक जीव कहेंगे। तो इसकी विशेषताओं में हम लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक जीवों में प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनमें केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है। अब इससे आगे वो प्रोकैरियोटिक के बारे में ही जानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक जो होता है वह अनुपस्थित होता है। इसके अलावा और क्या क्या विशेषताएं होती है प्रोकैरियोटिक जीवों की, यह भी जान लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव में इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। यानी केंद्रक अनुपस्थित है तो केंद्रक झिल्ली तो जायज है कि नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं। इनमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यह कोशिकांग क्या है। तो कोशिका के अंतर्गत जो कुछ
अन्य उसके अंगक होते हैं उसी को कोशिकांग कहा जाता है। इसके अगर एग्जाम्पल्स को हम देख लें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा गोल्जिकाय, गोल्जिकाय। और आगे हम बात करें तो रिक्तियां आ जाएगी, रिक्तियां, जिसे हम रसधानी भी कहते हैं, रसधानी भी कहते हैं। आगे अगर बात करें तो अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा हम बात करें तो एक लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। एक हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक हो गया हमारा लाइसोसोम। अब ये जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ना तो गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, ना तो रिक्तियां पाई जाएगी, ना ही अंतःप्रद्रवी जालिका और ना ही लाइसोसोम। यानी अगर इन सारे कोशिकांगों की बात करें तो यह क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं। ये सारे कोशिकांग प्रोकैरियोटिक जीवों में अनुपस्थित होते हैं। इसके आगे हम बात करें इसके आरएनए की, तो प्रोकैरियोटिक जीवों में यानी इसमें जो आरएनए है, इसमें जो हमारा आरएनए है वह क्या होता है, आरएनए 70S, आरएनए 70S के रूप में होता है, रूप में होता है। और अगर इसके डीएनए की बात करें तो इसमें उपस्थित डीएनए, इसमें उपस्थित डीएनए यह कैसा होता है, तो यह एकल कुंडलित, एकल कुंडलित तथा वृत्ताकार, वृत्ताकार होता है। एक कोशिकीय जीवों में जो डीएनए पाया जाता है वह एकल कुंडलित और वृत्ताकार होता है, यानी सिंगल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स एंड सर्कुलर, सर्कुलर फॉर्म में होता है। अब आगे हम इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें जीवाणु आ जाएंगे, जीवाणु, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया।
फिर नील हरित शैवाल आ जाएंगे, नील हरित शैवाल आ जाएंगे, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इसके अलावा एक माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, जिसे हम अंग्रेजी में भी माइकोप्लाज्मा कहेंगे, माइकोप्लाज्मा। अब यह जो माइकोप्लाज्मा है, इसके बारे में हम एक बात नोट कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में हम एक बात नोट कर लेते हैं। तो यह जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा यह सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव है। इसके आगे हम बात करेंगे दूसरा यूकैरियोटिक जीवों के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे यूकैरियोटिक के बारे में, यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे। तो यह जो हमारा यूकैरियोटिक जीव है, यूकैरियोटिक, तो इसका जो नाम है यही इसको डिफाइंड कर देता है सबसे पहले। अब यह कैसे, इसका नाम कैसे डिफाइंड करता है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो यह जो हमारा यूकैरियोटिक जीव है, इस यूकैरियोटिक शब्द को ही हम सबसे पहले दो भागों में बांटेंगे, यू और दूसरा हो गया कैरियोटिक। कैरियोटिक, तो पिछले स्लाइड में हमने जब प्रोकैरियोटिक के बारे में बात किया था, तो उस टाइम में हम समझे कि यह जो कैरियोटिक है, इसका अर्थ होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और वहीं जब हम यू की बात करें, इस यू वर्ड की बात करें, तो इस यू वर्ड का अर्थ होता है वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, यानी पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित। तो अब बताइए, यह शब्द ही डिफाइंड कर दिया ना, यह शब्द ही डिफाइंड कर दिया यूकैरियोटिक को। यानी यूकैरियोटिक जीव ऐसे जीव होते हैं, यानी यूकैरियोटिक जीवों में, यूकैरियोटिक जीवों में केंद्रक जो होता है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पूर्ण विकसित होता है। यानी इसमें न्यूक्लियस का पूरी तरह विकास हो चुका होता है, पूर्ण विकसित होता है। आगे अगर हम बात करें केंद्रक झिल्ली के बारे में, तो इसमें केंद्रक झिल्ली भी पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक
झिल्ली पाए जाते हैं। आगे अगर हम बात करें कोशिकांग के बारे में, तो इसमें क्या होता है, इसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, तो इन सभी कोशिकांगों के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एक हमारा हो जाएगा रसधानी, जिसे एक और नाम रिक्तिका कह दिया जाता है, रिक्तियां कह दिया जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल। अब अगले कोशिकांग की बात करें तो गोल्जिकाय है। गोल्जिकाय यानी गोल्जी बॉडी। इसके आगे हम बात करें तो एक अंतःप्रद्रवी जालिका है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, रसधानी, गोल्जिकाय हो गया, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गया, यानी सारे कोशिकांगों की बात की जाए तो ये सारे कोशिकांग इसमें उपस्थित होते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो इसमें जो आरएनए होता है, इसमें जो आरएनए होता है वह एटीएस के फॉर्म में होता है। इसमें आरएनए एटीएस के रूप में होता है, रूप में उपस्थित होता है। अब अगर डीएनए की बात की जाए तो यूकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित जो डीएनए होता है, उपस्थित जो डीएनए होता है, यह डीएनए क्या होता है कि द्विकुंडलित अभी हम इसे समझा देंगे। जो एक कोशिकीय जीव में एकल कुंडलित था, ये प्रोकैरियोटिक जीवों में एकल कुंडलित और यूकैरियोटिक जीवों में द्विकुंडलित है, इसे हम समझा देंगे। द्विकुंडलित और छड़नुमा
आकार का होता है, आकार का होता है, यानी यह जो द्विकुंडलित है यह डबल हेलिक्स एंड छड़नुमा आकार का, यानी रॉड शेप। अब आगे हम इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो यूकैरियोटिक जीवों का एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, तो सभी पेड़ पौधे। यूकैरियोटिक जीवों का एग्जांपल सभी पेड़ पौधे हो जाएंगे। इसके अलावा सभी जीव जंतु हो जाएंगे, सभी जीव जंतु। इसके अलावा शैवाल हो जाएगा, शैवाल और कवक, ये सब यूकैरियोटिक जीव हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके जो डीएनए का आकार होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक का डीएनए कुछ इस आकार का होता है, इस प्रकार से। इसके डीएनए का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। यह है प्रोकैरियोटिक का डीएनए का शेप। जो कि हमने पिछले स्लाइड में ही पढ़ा कि यह कैसा होता है। तो यह होता है एकल कुंडलित और ये सर्कुलर शेप में। तो यह जो है प्रोकैरियोटिक का है, प्रोकैरियोटिक जीवों का है। और यह कैसा है, तो यह है सिंगल हेलिक्स एंड सर्कुलर शेप। यह सिंगल हेलिक्स एंड सर्कुलर शेप में है। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक जीवों के बारे में, तो यूकैरियोटिक जीवों का डीएनए कुछ इस प्रकार होता है। यह डीएनए का है, डीएनए, कुछ और मत समझ लीजिएगा, डीएनए का है चित्र। और अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक के बारे में। यहाँ हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक जीवों के बारे में। तो यह जो यूकैरियोटिक जीव है, यहाँ देखिए दो कुंडलियां यहाँ मिल रही है, एक ये और एक ये, यानी इसे हम कहेंगे यह डबल कुंडलित है। और उसके बाद छड़नुमा आकार का है, यानी इसका जो आकार है कुछ छड़नुमा है। तो इसे हम कहेंगे यह यूकैरियोटिक जीवों का है।
यह किसका है? तो यूकैरियोटिक, यह यूकैरियोटिक जीवों का है। और इसके शेप की बात की जाए तो यह द्विकुंडलित है, यानी डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स एंड रॉड शेप। यहाँ हमने समझाया कि यह जो प्रोकैरियोटिक जीवों का जो डीएनए है वह देखिए एकल कुंडलित है। यहाँ सिर्फ एक कुंडलियां हैं जो सबको सारे ये जो सर्कुलर शेप में जो डीएनए है उसको मैच करवा रहा है। और वहीं अगर बात करें इस यूकैरियोटिक जीवों की तो यहाँ डबल हेलिक्स द्विकुंडलियां हैं, एक ये हुआ और एक ये, और दोनों मिलाकर एक गोलाकार शेप बना रहे हैं। और उस गोलाकार शेप में यहाँ छड़नुमा आकृति की आपको कुछ डीएनए दिखाई देगी। ये जो डीएनए है ये छड़नुमा आकृति की है, इसीलिए इसे डबल हेलिक्स एंड रॉड शेप में हम कह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के हमारे सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और जिसका लिंक हम एक कमेंट सेशन में पिन कर दिए हैं। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।